नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापति एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हम कक्षा 10 का जो पहला पाठ है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ वो पढ़ रहे हैं। प्रारंभ से जो 1206 ईस्वी तक का जो भारत था वो हम क्या है प्रथम पाठ के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो वंश थे वो चल रहे थे प्रथम पाठ के अंदर। अब जो वंश अपने आता है वो आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। अपना जो आज का जो टॉपिक होगा, आज के जो हम वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वो अपना होगा गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब हुई, इसके शासक कौन कौन थे, किसने इस शासन की स्थापना की थी, ठीक है। तो वो सारा का सारा आज हम क्या है अपने इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो अपना टॉपिक है आज का गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसकी अगर स्थापना देखें तो वो होती है नागवड़ प्रथम। और ये क्या है, एक काफी वीर राजा हुआ करता था या काफी शक्तिशाली राजा हुआ करता था। इसने क्या है 725 ईस्वी के अंदर गुजरात के अंदर इसने क्या है नागवड़ प्रथम जो था 725 ईस्वी में इसने गुजरात के अंदर क्या है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। अब गुजरात के अंदर इसने क्या है इस वंश की स्थापना की थी, तो इस वजह से इस वंश का नाम क्या पड़ा था, गुर्जर प्रतिहार वंश। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश नाम किस कारण पड़ा, क्योंकि इसने क्या है गुजरात के अंदर इस वंश की स्थापना की थी। तो इस वजह से इस वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार वंश पड़ा था। तो जो स्थापना थी वो मैं आपको बता चुका हूं कि नागवड़ प्रथम ने 725 ईस्वी के अंदर गुजरात के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। अब देखो आगे अगर बात करें तो प्रथम शासक जो इस वंश का माना जाता है ये तो क्या था, ये तो एक संस्थापक था। यानी अगर संस्थापक पूछे गुर्जर प्रतिहार वंश का तो वो अपना होगा नागवड़ प्रथम 725 ईस्वी के अंदर गुजरात में। लेकिन इसका जो प्रथम जो शासक हुआ था वो था वत्सराज, ठीक है। और इसने क्या है एक पदवी धारण की थी सम्राट की। यानी इसकी जो उपाधि मिलती है या इसका जो पद मिलता है वो मिलता है अपने को सम्राट। और वत्सराज जो है ये इस वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक आता है वत्सराज। और इसकी जो पदवी अपने को मिलती है वो पदवी मिलती है सम्राट। नागवड़ प्रथम जो है ये क्या है एक सामंत था। तो इस वजह से क्या है जो वत्सराज है इसको क्या है प्रथम शासक मानते हैं इस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का। इसलिए इसको पहला शासक मानते हैं क्योंकि नागवड़ प्रथम क्या है सामंत हुआ करता था, ठीक है। तो और वत्सराज की जो पदवी अपने को मिलती है वो मिलती है सम्राट। आगे जो इसके शासक थे उनके अंदर अगर बात करें तो वत्सराज का जो पुत्र आता है वो आता है नागभट्ट। वत्सराज का जो पुत्र आता है वो नागभट्ट द्वितीय आता है। इसने क्या किया था 816 ईस्वी के अंदर। यानी वत्सराज का जो पुत्र था नागभट्ट द्वितीय, इसने 816 ईस्वी के अंदर गंगा घाटी पर क्या है हमला किया था। इसने क्या है गंगा घाटी पर आक्रमण किया, गंगा घाटी पर आक्रमण किया और अपना जो राज्य है वो कहां ले आया, कन्नौज। और कन्नौज को इसने क्या है गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या बना दी, राजधानी बना दी। तो मैंने आपको अभी यह बताया है कि वत्सराज का जो पुत्र था नागवड़ द्वितीय, इसने 816 ईस्वी के अंदर गंगा घाटी के ऊपर हमला किया या आक्रमण किया, ठीक है। और उसको जीतते हुए इसने अपने राज्य को कहां लेके चला गया, कन्नौज। और साथ ही में इसने अपनी राजधानी क्या बना दी, वो इसने राजधानी बना दी कन्नौज को। अब इसके बाद में यानी नागवड़ द्वितीय के बाद की अगर बात करें, साथ ही में आगे अगर बात करें तो नागवड़ जो द्वितीय है ये क्या है जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था। एक राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय जो था इससे क्या है नागवड़ द्वितीय पराजित हो गया था, ठीक है। और इसके जो वंशज जो थे ये 1018 से 19 ईस्वी तक क्या है कन्नौज और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर क्या है शासन करते रहे थे। तो मैंने अभी आपको यह बताया है कि नागवड़ द्वितीय जो था ये राष्ट्रकूट वंश गोविंद तृतीय से हार गया था। और इसके जो वंशज थे 1018-19 ईस्वी तक उन्होंने क्या कन्नौज और कन्नौज के आसपास का जो क्षेत्र था उसके ऊपर इन लोगों ने क्या है शासन किया था। आगे अगर बात करें इस वंश की, आगे अगर इस वंश की हम अगर बात करते हैं तो इस वंश के अंदर
शासक आता है, यानी इस वंश का जो प्रतापी शासक अपने को मिलता है वो मिलता है राजा भोज। यानी इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा जो था वो अपने आता है राजा भोज। राजा भोज जो था ये इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और साथ में ही ये क्या है, मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसका पौत्र था, ये नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। नागभट्ट द्वितीय का पौत्र माना जाता है राजा भोज। और ये क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा भोज था, जिसको हम मिहिर भोज के नाम से भी जानते हैं। साथ में ये नागभट्ट द्वितीय का क्या था, पौत्र था। आगे अगर इसी की बात करें तो अरब व्यापारी जो था, जो अरब व्यापारी था सुलेमान, जो अरब व्यापारी अपने को मिलता है सुलेमान, वो भी क्या है, राजा भोज के समय में भारत आया था। यानी गुजरात कब आया था, ये राजा भोज के समय में सुलेमान जो था अरब व्यापारी, ये राजा भोज या मिहिर भोज के समय में गुजरात आया था। अगला जो इनका शासक आता है वो आता है महेंद्रपाल। अगला जो शासक आएगा वो आता है महेंद्रपाल। और ये जो महेंद्रपाल था, ये जो एक अपने को पुस्तक मिलती है कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी के जो राजकवि थे या कर्पूर मंजरी के जो लेखक थे या जो महाकवि या रचयिता जो थे, राजशेखर, इनका ये क्या था, शिष्य था। इसका जो अगला जो शासक था वो आता है महेंद्रपाल। और ये क्या है, जो कर्पूर मंजरी जो ग्रंथ है, इसके जो महाकवि थे या जो रचयिता थे राजशेखर, उनका ये महेंद्रपाल क्या था, शिष्य था। अगर आगे बात करें तो महेंद्रपाल का जो पुत्र था महिपाल, महेंद्रपाल का जो पुत्र आता है महिपाल, ये राष्ट्रकूट राजा जो था, ये राष्ट्रकूट राजा इंद्र तर्की से क्या है, बुरी तरीके से क्या है, पराजित हुआ था। तो महेंद्रपाल का जो पुत्र आता है, यानी महेंद्रपाल का जो पुत्र था महिपाल, ये राष्ट्रकूट राजा इंद्र तर्की से क्या है, बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ था। आगे अगर बात करें तो महिपाल के बाद में ही क्या इस वंश का पतन क्या है, प्रारंभ हो गया था। महिपाल जो था महेंद्रपाल का पुत्र, इसको राष्ट्रकूट राजा इंद्र तर्की ने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था, जिसकी वजह से जो महिपाल जब हारा था, तो हारने के बाद में क्या हुआ, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पतन था वो क्या है, शुरू हो गया था। इनका जो राज्य था वो नष्ट होना शुरू हो गया था। इसके बाद के जो अन्य राजा अगर हम देखें, महिपाल के बाद के अगर राज्य जो शासक हम देखें, यानी इसके जो अन्य शासक अपने को और मिलते हैं, इन अन्य शासकों के अंदर देखो, एक अपने को भोज द्वितीय मिलता है, भोज द्वितीय हो गया, ठीक है। भोज द्वितीय के बाद में देखो विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, और महेंद्रपाल द्वितीय के बाद में देखो महिपाल द्वितीय। महिपाल द्वितीय के बाद में अगर बात करें तो विजयपाल अपने को मिलता है, फिर और एक अपने को देवपाल मिलता है, ठीक है। इन सारों ने क्या है 1013 ईस्वी तक अपने जो गुर्जर प्रतिहार वंश यानी जो गुजरात था, ठीक है, तो गुजरात के ऊपर इन्होंने क्या है 1013 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद में महमूद गजनवी जो आता है, जो मुस्लिम शासक था महमूद गजनवी, इसने क्या है भारत के ऊपर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी जो मुस्लिम शासक था, इसने क्या है भारत के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है। और इसके बाद में अगर देखें तो महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था, उस समय जो कन्नौज का जो राजा अपने को मिलता है, कन्नौज का राजा कौन था, राज्यपाल। तो महमूद गजनवी ने जब भारत के ऊपर या गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था, तो उस समय कन्नौज का जो राजा था वो राज्यपाल था, ठीक है। और राज्यपाल क्या है बिना युद्ध किए ही युद्ध भूमि से भाग गया था, और इसने क्या है अधीनता स्वीकार कर ली थी महमूद गजनवी की।
और इसकी अधीनता स्वीकार करने के कारण जो आसपास के जो राजपूत राजा थे वो राज्यपाल से काफी ज्यादा नाराज हुए थे। और उसके बाद में जब अपने महमूद गजनवी था, ये जब भारत से लौट गया था, तो भारत से लौटने के बाद में क्या हुआ, तो कालिंदर के जो चंदेल राजा थे, कालिंदर के जो चंदेल राजा जो थे, चंदेल राजा जो गंड थे, इन्होंने क्या किया था, इसने अपने नेतृत्व के अंदर क्या है, जो राजपूत राजा थे उनको इसने क्या है, मार डाला था। यानी जब महमूद गजनवी वापस लौट गया था, तो जो कालिंदर का जो राजा आता है, चंदेल राजा, चंदेल वंश का जो राजा था गंड, इसने क्या है, जो आसपास के जो राजपूत राजा हैं उनको क्या है, अपने नेतृत्व के अंदर इसने युद्ध किया और जो आसपास के जो राजपूत राजा थे उनको इसने क्या है, मार दिया था। आगे अगर बात करें, और इसने क्या कर दिया, राज्यपाल के स्थान पे किसको राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया, त्रिलोचनपाल को इसने क्या कर दिया था, राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया था। मैंने आपको यह बताया कि महमूद गजनवी जब वापस लौट गया था, तो उसके बाद में जो कालिंदर के जो चंदेल राजा थे गण, इन्होंने क्या कर दिया, अपने नेतृत्व के अंदर एक सेना लेकर गए और जो आसपास के जो राजपूत राजा थे उनको इसने क्या है, मार दिया था। ठीक है, और उसके बाद में इसने राजगद्दी के ऊपर किसको बिठाया, त्रिलोचनपाल जो था इसको इन्होंने क्या कर दिया था, राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया था। आगे अगर हम बात करें इसी वंश के अंदर, आगे अगर बात करें तो कन्नौज के अंदर क्या है, जो गहड़वाल और जो राठौड़ वंश जो था, इनका क्या है, तो कन्नौज के अंदर जो गहड़वाल और जो राठौड़ वंश थे, इनका उद्भव क्या है, या इनका जो उत्थान था वो शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस कारण आप मान सकते हो कि 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश का एकदम अंत हो गया था। यानी गहड़वाल और जो राठौड़ वंश का कन्नौज के अंदर जब उद्भव स्टार्ट हुआ या शुरू हुआ, तो उस समय क्या है, 11वीं शताब्दी आप मानते हो, उस समय 11वीं शताब्दी थी, तो 11वीं शताब्दी के अंदर आप ये मान सकते हो कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो था वो एकदम समाप्त हो गया था। एक चीज और इनके लिए, गुर्जर प्रतिहार वंश वालों के लिए है कि इन्होंने क्या है, अरबों को इन्होंने क्या है, कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। यानी मैंने आपको यह बताया कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश वाले जो राजा थे, इन्होंने क्या है, कभी भी अरब के जो आक्रमणकारी थे इनको कभी भी क्या है, भारत के अंदर आगे नहीं बढ़ने दिया था। ये जो था मैंने आपको बताया गया कि अरबों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। इनके जो शासक थे उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो आज का जो अपना टॉपिक था गुर्जर प्रतिहार वंश, ये हमारी कक्षा 10 का जो पहला पार्ट था उसका ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये अपना आज कंप्लीट हो चुका है। अगला जो अपना आएगा वो आएगा चोल वंश, और चोल वंश का जो प्रशासन था, चोलों की जो स्थापत्य कला थी, संस्कृति थी, उसके बारे में अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर चर्चा करेंगे। इस चैनल के ऊपर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।